तो आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय का देखेंगे। इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 22 तक के जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न यहाँ पर आपको उत्तर भी देखना है। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस हैं, ये सभी प्रश्नों को 1 से लेकर 22 तक के उत्तर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय की जो आपकी यहाँ पर है पेपर होने वाला, ठीक है, 16 नवंबर का जो पेपर है ना, इसके लिए हम प्रश्नों को देखेंगे, इसके साथ में इसके उत्तर को भी देखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 22 तक के जितने प्रश्न हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दे वीडियो, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो। और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कक्षा 7वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी का नाम, आपका रोल नंबर, पिता का नाम, शाला का नाम और ब्लॉक का नाम और जिला आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से वर्कशीट पर आपको कार्य आरंभ करना है। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, ये आपको 1 से लेकर 10 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सभी 1-1 अंक वाले प्रश्न हैं। और इसके पहले यदि आपने PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF के लिए आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है www.arfindia.com। ठीक है, तो ये ARF इंडिया पे आपको जो है PDF भी प्रोवाइड कर दी गई है आंसर के साथ में। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। ये है, तो पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है वो पूर्ण करने में उसे लगभग 1 साल लगता है। ठीक है, यानी 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन पूरे उसको लग जाते हैं। तो ये उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सही होगा, 365 दिन। ठीक है, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा 365 दिन। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये बताना है। तो ये जो चिन्ह है, ये वाला तो रेल पटरी के समान है। ठीक है, ये वाला रोड के लिए प्रयुक्त करते हैं और ये भी समथिंग ऐसे ही जो चिन्हों को दर्शाता है, ब्रेकर बीच बीच में बताएगा। ठीक है, तो नहर के लिए ऑप्शन जो बी है ना, वो सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये नहर का बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, नहर गई है इस रास्ते से। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। ठीक है, आपको बताना है। तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है शरद ऋतु। ठीक है, कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि व्यापारी किसको कहते हैं, जो व्यापार करता है। भू गर्भ में, यानी जो पृथ्वी संबंधित भू यानी जमीन होता है, जमीन से संबंधित कार्य करता है उसको कहते हैं। किसान जो खेती करता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पुरातत्वविद। जो प्राचीन वस्तु है, जैसे कोई प्राचीन मूर्ति है, उसका अध्ययन ये करते रहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्रमांक 5, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका गुफाओं में कौन से चित्र पाए जाते हैं। चल चित्र, भित्ति चित्र, तेल चित्र और शैल चित्र, इनमें से कौन सा होगा। तो सही आंसर है शैल चित्र, क्योंकि जो चल चित्र होते हैं ये तो सिनेमा में जो चलते हैं चित्र उसको कहे जाते हैं। भित्ति चित्र जो भित्ति से निर्मित होते हैं, और तेल चित्र तो ये होते ही नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका शैल चित्र, ऑप्शन नंबर बी, ये लगाना है। सम्राट अशोक की राजधानी इनमें से कौन थी। वैसे तो सम्राट अशोक ने अलग अलग राजधानी बदली थी, जैसे उज्जैन, कौशाम्बी भी, लेकिन उनकी जो प्रमुख राजधानी के रूप में तौर पे थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो आंसर होगा पाटलिपुत्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण वंश का आ रहा है। कुषाण वंश के प्रमुख राजा के रूप में कौन जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे। पहला सम्राट अशोक ऑप्शन है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है और कनिष्क है। तो ये जो 3 है, A, C और D, ये तीनों एक ही वंश के शासक रहे हैं, लेकिन ये कुषाण में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कनिष्क, जो कि कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करवाया था प्रमुख रूप से। ठीक है, इनका नाम बहुत प्रचलित भी है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में शेयर भी कर दे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 7वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मक्के की रोटी और सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का या राजस्थान का।
बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर पोहा जलेबी फेमस है। राजस्थान की तो यहाँ पर दाल बाटी चूरमा और जो राजस्थान के प्रमुख भोजन घेवर वगैरह होता है ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है लिट्टी चोखा वगैरह बिहार उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और भी यहाँ की प्रमुख डिशेज है, ठीक है। लेकिन पंजाब जो एकमात्र है यहाँ पर सर्वाधिक प्रमुख है सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो हर मौसम हर सीजन में खाई जाती है। यहाँ के लोग सर्वाधिक रूप से खाना पसंद करते हैं। तो सी नंबर का हो जाएगा आपका आंसर पंजाब, ठीक है। पंजाब भी लिख सकते हो चाहो तो पूरा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 9 है ग्राम पंचायत का मुखिया इनमें से कौन होता है? पहला ऑप्शन है सरपंच, दूसरा है पंच, तीसरा है पार्षद, चौथा है सचिव। तो जो सचिव होते हैं ये पंचायत में ही सचिव के रूप में चुने जाते हैं। पंच जो होते हैं ये 5 लोगों की टीम होती है, ठीक है। ये भी जनता चुनती है कई बार या फिर वहाँ के लोग ही चुनते हैं। पार्षद जो हर वार्ड के होते हैं हमारे शहरों में, जो हर वार्ड के। सरपंच जो पंच से भी बड़ा होता है, सचिव से भी बड़ा। तो सरपंच क्या होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है। तो उत्तर आप क्या लिख दोगे? सरपंच, जो क्या होता है? गांव का मुखिया कहलाता है, जो सारे निर्णय लेता है। फिर इसके नीचे पंच आते हैं जो 5 लोग होते हैं वो, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 है प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है प्रजातांत्रिक देशों में? तो ये है सरकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार ही सारे कार्यों को करती है, निर्णय भी सरकार ही लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि जो राजा होता है वो तो अलग होता है, प्रजातांत्रिक देश यानी जो जनता से सरकार से चलता है, ठीक है वो। और व्यापारी तो व्यापारी निर्णय नहीं ले सकते, उनका निर्णय लागू होगा ये भी नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगी। तो ये आपके 10 अंक के प्रश्न है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 11 से 20। प्रश्न क्रमांक 11 है पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? ये प्रश्न है। पुरातत्वविद यानी जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो किसकी सहायता से? तो इनके पास जो है किताबें, इतिहास की किताबें होती है, इसकी सहायता से वर्णन करते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर भी आगे हम देखेंगे। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन से कार्य किए, उसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक इन प्रश्नों को जल्दी से नोट भी कर लीजिए, आपके पास आंसर हो तो रट लीजिए फटाफट से। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय की अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है वो देखे, अर्धवार्षिक पेपर के। इसमें आपको सभी प्रश्नों को कर लेना है, बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपको आएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, घंटी की जो निशान है उसको। ये कक्षा 7वीं का यही प्रश्न पत्र आपका 16 तारीख का जो प्रश्न पत्र ये आएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको 11 से लेकर पूरे आपके 22 क्वेश्चन तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च कर ले www.arfindia.com। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 से हम शुरू करते हैं। 11 से लेकर 20 तक के कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सबसे पहला 11वां क्वेश्चन है पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। 1 से 10 तक हमने उत्तर देख लिए। तो अब हम देखेंगे 11वें प्रश्न से उत्तर। इसको अच्छे से देख लीजिएगा और यदि आपने क्वालिटी नहीं बढ़ाई है वीडियो की तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि इससे आपको वीडियो बहुत अच्छी दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पुरातत्वविद प्रश्न क्रमांक 11वें का हल है, 11वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्य का भी सहारा लेना पड़ता है और वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य में समानता ढूंढते हैं। कौन? जो पुरातत्वविद यानी पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा भोजन और भोज्य पदार्थों की पहचान के लिए मिले अवशेषों में अन्न अथवा अनाज पीसने या पकाने के यंत्र अथवा बर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पुरातत्वविद पुरावस्तुओं को ढूंढकर उनका अध्ययन कर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरातत्व वस्तुओं की खोज उद्यम का आरंभ मात्र है, ठीक है। अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। तो ये साधन है जो वो प्रयोग करते हैं, जैसे इसके लिए अपने केंद्रों की पहचान के लिए वो प्रस्तर, पिंड, औजार, तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल इत्यादि वो ढूंढते हैं। इन्हीं की सहायता से वो क्या करते हैं? पुरातत्वविद जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है? तो हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 कार्य लिखिए, ठीक है।
चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए। अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। अशोक के शासनकाल में सड़कें बनी, कुएं खोदे गए और सराय बनवाए गए। अशोक ने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। ये भलाई के कार्य किए गए। ठीक है, उस समय के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अशोक के। तो आप यहाँ तक के अस्पताल बनवाए तक के लिख लीजिएगा, सिर्फ इतना आपको लिखना है। ठीक है, जो भलाई के कार्य है वो अस्पताल बनवाए तक आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है, इसका उत्तर लिखना है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर वायु उपस्थित है, इसी कारण। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 13। आप प्रश्न क्रमांक 14 हम देख लेते हैं। तो तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल रहा है। इसको आप पेंसिल से बना लीजिएगा, एग्जाम में जब जाओगे तो इसकी प्रैक्टिस करो फटाफट से, आपके पास समय है, संडे के दिन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कर्क, मकर तथा विषुवत व्रत को दर्शाना है एक ग्लोब का चित्र बनाकर। तो यहाँ पर हमने एक ग्लोब बनाया है। इस ग्लोब में हमने उत्तर ध्रुव, कर्क व्रत, विषुव व्रत और मकर व्रत को दर्शाया है। हमें ये सभी दर्शाने कहा गया था तीनों क्वेश्चन में। देखिए, कर्क व्रत और क्या कहा गया हमें, देखिए कर्क, मकर और विषुवत व्रत को दर्शाइए। तो ये कर्क व्रत हो गया पहला वाला। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया विषुव व्रत। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया मकर। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका उत्तरी ध्रुव क्या होगा? यहाँ पर होगा 90 डिग्री और 90 डिग्री, और दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल 90 डिग्री है। दक्षिण दिशा ये है। ठीक है, उत्तर ये 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी हमारी। इसके बाद में ये हो गया, और यहाँ पर कर्क व्रत पे 0 डिग्री। तो ये आपको चित्र बनाना ही बनाना है, अच्छे से ध्यान से देखो चित्र को। ठीक है, इसमें पूरा आपको कर्क व्रत, विषुव व्रत और मकर ये तीनों आना चाहिए, क्योंकि पेपर में तीनों को कहा गया है वर्णन करने के लिए। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़े फटाफट से आगे। 15 क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर लिख लीजिएगा। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पहला घूर्णन लिख लीजिएगा, दूसरा परिक्रमण। ठीक है, तो घूर्णन गति को यदि बताना चाहते तो एक लाइन में बता दीजिएगा, आपके पास है वहां पर जगह। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और दूसरी परिभाषा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण भी कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की गतियां हो गई, उसके नाम हमें लिखने कहा गया था, तो नाम भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी चाहो तो बता सकते हो या फिर वर्णन भी कर सकते हो। अब प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं इसे कीमती चमकीले रंग, यहाँ पर लिखेंगे इसे। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहाँ पर सिर्फ इसे लिखेंगे। इसे कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। ठीक है, मतलब सिल्क रूट वगैरह प्रयोग करते हैं। तो यही कारण है कि ये थोड़ा महंगा भी होता है, बहुमूल्य, और जो पहनने में बहुत क्वालिटी का भी लगता है, बहुत सिल्की लगता है, ये कारण। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 16। अब प्रश्न क्रमांक 17 है, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। सबसे पहले आपको विविधता समझना जरूरी है। जैसे आप किसी को देखते हो, किसी व्यक्ति ने अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब किस प्रकार के वो कपड़े पहनता है। जैसे मान लीजिए कोई सर पर पगड़ी रखता है तो सिख कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्रों में आप आसपास देखते होंगे तो उनसे पहचान आप कर पाते होंगे। तो ये आपको मैं चित्र के द्वारा समझाती हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले विविधता को समझिए। विविधता से क्या अभिप्राय है? एक दूसरे से भिन्न होना। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के लोग देखते हैं, उनका पहनावा भी एक दूसरे से भिन्न होता है। कुछ लोग क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं। पंडित वगैरह को आपने देखा होगा, वो बिल्कुल ऐसे। और कुछ कुर्ता पायजामे पहनते हैं, वे अपनी विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली आदि। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हमने आसपास के क्षेत्रों में देखा जो उर्दू और हिंदी में बात किया करते हैं, अलग अलग धर्म का पालन भी करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो यही समूह है। ठीक है, जो आप अपने आसपास दैनिक जीवन में देखते होंगे इनको। तो ये आप उत्तर लिख दीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 18 क्या है? प्रश्न क्रमांक 18 है, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। सरकार के विभिन्न स्तर में सबसे पहला केंद्रीय स्तर, या इसको हम राष्ट्रीय स्तर भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है। फिर दूसरा क्या होता है?
दूसरा राज्य स्तर पे भी होता है, ठीक है, जो राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य, केंद्र यानी भारत लेवल पर, ठीक है। फिर ये शहर और गांव स्तर पे भी आता है, ग्रामीण स्तर पर भी आता है, जिला स्तर पर भी आता है। तो देखिए आप इसको इतना डिटेलिंग में मत लिखना, सिर्फ एक एक नाम लिखना, ठीक है। पहला नाम केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, इसका डिटेलिंग मत करना। तीसरा क्या हो जाएगा, जिला स्तर, और चौथा जो होगा वो शहर या ग्रामीण पे भी होगा, तो यहाँ पर गाँव या शहर ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है, स्तर पे। तो ये आखिरी है, ये चौथा स्तर, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक हमने 18 कर लिया है, प्रश्न क्रमांक 19 हम देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधा है लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19, तो उत्तर लिखिए, सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्वास्थ्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की है और उन्हें लागू किया है, ठीक है। इस खंड में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, नीति, योजना और प्रपत्र इत्यादि की जानकारी प्रदान की गई है। इसका अर्थ है, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपके क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, तो लिख सकते हैं हमारे क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, जहाँ पर इलाज किया जाता है प्राथमिक रूप से, ये आप इसमें पॉइंट में जोड़ दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 21 से 22 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 5-5 अंक वाले। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिलालेख और अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कोई 3 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो 22वां भी है। चलिए सबसे पहले 21वां देखते हैं, शिलालेख और अभिलेख। सबसे पहले अभिलेख लिख लीजिए। तो राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा अपने आदेशों को पत्थर और धातु जैसी कठोर सतह पर खुदवाए जाने वाले लेख क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, बर्तन, धातु, पत्थर या मिट्टी के बर्तन जिन पर जैसे कठोर सतह पर राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां खुदी हुई होती है। जैसे आप सिक्कों पे देखते होंगे, हमारे यहाँ पर जो रुपए होते हैं उनमें कितनी सारी चीजें अंकित होती है। नोट पर भी तो बिल्कुल ये ऐसे ही पहले अंकित किया जा सकता था, वर्तमान में हम जो है हम कागजों पर भी करते हैं, तो यहाँ पर पहले इसी प्रकार से पत्थरों पर किए जाते थे। यह अभिलेख होता है, यह अभिलेख के बारे में लिख दीजिएगा। एक तरह का वैसे ये स्थायी प्रमाण होता है कि उस समय कैसी चीजें प्रचलित थी, ठीक है। अब दूसरा जो शिलालेख है, ये भी शिलालेख इसी में है, यही प्रश्न है। शिलालेख का क्या अर्थ होता है, पत्थर पर लिखा हुआ, किसी चट्टान या पत्थर पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं। शिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान, और लेख का अर्थ क्या होता है, लिखावट। ये दोनों शब्द जोड़कर ही शिलालेख बनता है, ठीक है। तो ये शिलालेख हो गया, और वो अभिलेख तो पत्थर या चट्टान पर लेख यहाँ पर हम लिखते हैं इसमें, जबकि ये बर्तनों पर भी लिखा हुआ होता था, ठीक है, कठोर सतह पर खुदवाया जाता था, ठीक है। इसको लिखते नहीं थे, इसको खुदवाते थे एक तरीके से, जैसे खरोचते हम पत्थर की किनोर से, बिल्कुल वैसे ही खुदवाया जाता था, इस पर लिखा जाता था। तो ये दोनों में एक प्रमुख अंतर हो गया। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां क्या है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर देख लीजिए। तो जो गांवों में आधारभूत सुविधा है, जैसे बिजली, स्कूल, नर्सिंग होम और कारखाने, इन सभी को यहाँ रोजगार मिलता है, लेकिन इसके लिए किस पर निर्भर है, ये शहरों पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए नर्सिंग होम है तो बाहर से उसमें डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, नर्स आते हैं, ठीक है। स्कूल है तो बाहर से उसमें टीचर आते हैं, तो इसके लिए पूरी तरह शहर पर निर्भर है, ठीक है। गाँवों में स्वयं के परिवहन की साधन की व्यवस्था की अनुपलब्धता भी नहीं है, इनको कई मील तक पैदल चल कर जाना होता है। मौसमी रोजगार उपलब्ध होते हैं वैसे इसमें, लेकिन यहाँ पर बहुत सी परेशानी है जो उनको व्यापार करने के लिए, पलायन करने के लिए शहरी क्षेत्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो ये शहर पर निर्भर है, शहरों में इसका अलग है, इसमें यहाँ पर जो है तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और जोड़ लीजिएगा। ये हो गया आपका आज का कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देखे हमने। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिए, आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिए www.arfindia.com, ठीक है। वहाँ पर इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि कक्षा 7वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।